हाँ जी। मैं कृष्णा ग्रोवर सिद्धो जींद हरियाणा से हूँ। और जैसा कि संघ की तरफ से मुझे आज आदेश हुआ है कि जो हमारा गोल्डन रूल नंबर 6 है, पंजीकरण कभी नहीं, उस पर अपनी बात रखूं। इससे पहले हम जो समन संघ के 10 गोल्डन नियम है, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि पहला जो गोल्डन नियम है, केवल समन। इसमें SC ST OBC और जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, ये सभी इसमें आते हैं। दूसरा है चंदा कभी नहीं। समन संघ का ये भी एक खास नियम है कि इसमें चंदा नहीं लिया जाता। जब हमारी संगति लगती है तो हम खुद ही अपना व्यय करके जाते हैं। और तीसरा है जातीय अभ्यास कभी नहीं। समन संघ में जाति का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं किया जाता। अगर कोई जाति का नाम लेता भी है तो उसे वहीं पर रोक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम सब समता में व्यवहार करने वाले बन गए हैं। और चौथा जो नियम है, केवल संघवाद। संघ में केवल संघवाद की ही बात होती है, ना कि कोई भतीजावाद, भाईवाद या इस तरह से किसी तरह के वाद की बात नहीं होती। केवल संघ की ही बात होती है। पांचवा जो नियम है, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। संघ में ये भी इस तरह का कुछ नहीं है, किसी को पद नहीं दिया जाता, ना ही किसी को स्पेशल फील करवाया जाता। और ये भी संघ का बहुत अच्छा नियम है। छठा जो नियम है, पंजीकरण कभी नहीं, इस पर अभी हम बात करेंगे। सातवां नियम है, संघ आदि से सबसे ऊपर। संघ का आदेश हम सभी संघी बहन भाइयों के लिए सबसे ऊपर रहता है। जो संघ हमें आदेश करता है वो सबके लिए ही सर्वोपरि है, मान्य है। और आठवां जो नियम है, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। ये सत्य है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि संघ में 120 करोड़ संघी आते हैं। लेकिन कोई संघी बहन भाई अगर राजनीति में जाना चाहता है तो वो संघ से इजाजत लेकर राजनीति में जा सकता है। और वो कोशिश करे कि अपनी संघ की विचारधारा को वहां पर रखे। नौवां जो नियम है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। यदि कोई संघी बहन भाई संघ के विरुद्ध काम करता है तो वो एक संघ का घाती माना जाता है। और उस घात के लिए उसको यथासंभव सजा भी मिल सकती है। 10वां जो हमारा नियम है, उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे और ना खत्म किए जाएंगे और ना कभी अमान्य किए जाएंगे। 10वां जो गोल्डन नियम है, ये एक तरह से जो ऊपर के 9 नियम है, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक सुरक्षा कवच है। तो अभी हम बात करते हैं पंजीकरण कभी नहीं। जैसे कि पुराने समय में दो व्यवस्थाएं थी, संघवाद और राजावाद। गण व्यवस्था को संघ व्यवस्था कहते थे। राज्य के अंदर गण व्यवस्था होती थी। राज्य राजा रानी के अधीन होता था, लेकिन संघ व्यवस्था संघ के अधीन होती थी। राजा कितना भी ताकतवर हो तो संघ व्यवस्था या गण व्यवस्था में दखल नहीं करता था, क्योंकि उस समय भी संघ है जो संघ ही उसका प्रमुख होता था। संघ ने या गणों ने जो आदेश पारित किया वो मान्य होता था। यह व्यवस्था आज भी भारत में है। हम देखते हैं कि गांव के अंदर पंचायत व्यवस्था है। यदि गांव में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो पंचायत मिलकर सलूशन उसका निकाल लेती है। संघ व्यवस्था या गण व्यवस्था, अमेरिका में भी यह व्यवस्था चलती है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पुराने समय में कोई भी संघ परिषद कभी भी राजा के दरबार में हाजिरी नहीं लगाता था। इसका अर्थ है कि राजा के यहाँ पंजीकरण नहीं था। संघ लोगों की एक स्वतंत्र इकाई रही है। यह बंधन मुक्त है। इस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। लोग अपने संगठनों का, संस्थाओं का पंजीकरण क्यों करवाते हैं? यह सवाल साधारण जवाब रखता है। पंजीकरण में संगठन, संस्था के बंधे बंधाए नियम देने पड़ते हैं। संगठन संस्था के मालिकों के नाम देने पड़ते हैं। सरकार से एक प्रमाण पत्र, कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं अगर हम उसका पंजीकरण करवाते हैं।
तो संगठन का, और उसका फिर जब हम पंजीकरण करवाते हैं तो एक मालिक बन जाता है, कोई अध्यक्ष होता है, और इस तरह से कई फिर उसके मालिक खड़े हो जाते हैं अगर हम किसी संस्था का, संघ का या संगठन का पंजीकरण करवाते हैं। तो पंजीकरण करवाने का नुकसान भी है वहां पे, जब इस तरह से उन अध्यक्ष बना दिए जाते हैं और किसी को फिर कैशियर बना दिया जाता है, उनमें फिर पद प्रतिष्ठा की लालच भी आ जाता है, और वो बड़े बड़े लोगों से, जैसे राजनीतिक लोगों से मिलकर अपने काम तो निकलवा लेते हैं, लेकिन जो संघ है या संगठन है उसका वो नुकसान करते हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि संगठन है ये इसी वजह से टूटते जाते हैं। लेकिन संघ में किसी इसका पंजीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि संघ है जो वो स्वयं ही उसका मालिक है। पंजीकरण किसका होता है? जमीन का होता है, जायदाद का होता है, या किसी संस्था संगठन का होता है। तो इस तरह से दुनिया, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, नदी नाले, समुद्र, पहाड़, हवा, पानी, 120 करोड़ लोगों के संघ का पंजीकरण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संघ का मालिक कोई व्यक्ति या सरकार नहीं हो सकती, संघ का मालिक स्वयं संघ होता है। यदि कोई समन संघ का पंजीकरण करवाना भी चाहे, तब उसे 120 करोड़ लोगों का नाम देना होगा, क्योंकि 120 करोड़ लोग ही समन संघ है और वही इसके मालिक है। अगर 120 करोड़ लोग अपना नाम दर्ज करवाएंगे, तो किसको दर्ज करवाएंगे? जहां 120 करोड़ लोग खड़े होंगे, वहीं से तो सभी चीजें आरंभ होगी। 120 करोड़ लोग ही तो देश है, 120 करोड़ लोग ही तो सरकार है, 120 करोड़ लोग ही तो वी द पीपल है, और 120 करोड़ लोग ही तो संविधान है। इसलिए समन संघ का पंजीकरण कभी नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति संघ का पंजीकरण करवाता भी है, तो वह व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं, उसका पूरा परिवार समनद्रोही घोषित होगा, और वो कुछ टाइम के ही नहीं बल्कि आजीवन वो उसका परिवार अपराधी माना जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि समन संघ में है जो किसी तरह का पंजीकरण नहीं होता, और जब पंजीकरण नहीं होता तो तभी संघ मजबूती से काम कर सकता है, क्योंकि संघ ही संघ का प्रमुख होता है, प्रधान होता है। यहाँ किसी तरह का और कोई प्रधान नहीं होता जैसे कि संगठन में होता है। तो उसके कई मालिक खड़े हो जाते हैं और इसीलिए वो टूटते चले जाते हैं। लेकिन संघ में ये खास बात है कि संघ का कोई पंजीकरण नहीं होता, संघ ही इसका प्रमुख होता है। इसी तरह से जब संघ इस तरह से इकट्ठे लोग मिलकर काम करते हैं, तो वहाँ संघ में एक मजबूती आती है और वो सुचारू रूप से अनुशासन में रहकर काम करता है। और हम इसीलिए पोर्टल पे जुड़ते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बहन भाइयों को जोड़ सके। और आज ये समय की मांग भी है, क्योंकि जो संगठन इतने टाइम से वो काम नहीं कर पाए, अब समन संघ ने ये बीड़ा उठाया है। तो और अब मजबूरी भी हो गई है जुड़ना, इसलिए सभी संगी बहन भाई इसमें जुड़े, क्योंकि संघ हमें जीतने की वो पूरा विश्वास दिलाता है। और इतिहास में भी ऐसा देखने को मिलता है कि संघ कभी भी हारता नहीं। तो संघ हमें जीतने का पूरा विश्वास दिलाता है। इसी विश्वास के साथ सभी संगी बहन भाई जुड़े। और अगर मेरे वक्तव्य में कोई गलती हुई है तो मैं संघ से क्षमा प्रार्थी हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संगम नमामि बहन। साधुवाद बहन।